हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए सेशन को शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर के आज के इस सेशन में हम 23 अगस्त के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर, चेकआउट कीजिएगा। हम चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए, बक्सर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? बक्सर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो यह बनाया जा रहा है भारत के बिहार राज्य में। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बक्सर थर्मल पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है बिहार राज्य में। यहां पर देखिए, इस पावर प्लांट की 2 यूनिट बनाई जानी है। अभी केवल 1 यूनिट का इनॉग्रेशन किया गया है। वैसे पीएम के द्वारा बिहार में जो बिहार का गया है, वहां पर काफी सारे प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किए गए थे। उसी में से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बक्सर थर्मल पावर प्लांट। बिहार के जो स्टूडेंट है जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अदर स्टेट में नेशनल लेवल पर एसएससी में से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बक्सर थर्मल पावर प्लांट कहां पर? बिहार में। 2 यूनिट बनाई जाएगी और दोनों यूनिट में पर यूनिट की कैपेसिटी होगी 660 मेगावाट की। मतलब अगर हम ऑल ओवर कैपेसिटी देखें तो ये 1320 मेगावाट इसकी हो जाएगी कैपेसिटी, दोनों को मिलाकर। अभी केवल पहले प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया है, दूसरा प्लांट जब बन जाएगा तो उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि ये स्थित है, इसलिए इसका नाम है बक्सर थर्मल पावर प्लांट। 1320 मेगावाट की कैपेसिटी है। 14,390 करोड़ की लागत से इन दोनों प्लांट का निर्माण किया जा रहा है और इसकी शुरुआत वैसे 2019 में की जा चुकी थी। पहले प्लांट का इनॉग्रेशन अभी किया गया है भारत के पीएम के द्वारा। भारत में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है। जो प्लांट बनेगा, दोनों जब यूनिट बन जाएगी तो 85% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज करेगा बिहार, और बाकी की 15% जो बचती है वो ओडिशा, असम और सिक्किम जैसे राज्यों में ट्रांसफर की जाएगी। तो बक्सर थर्मल पावर प्लांट कहां पर? भारत के बिहार राज्य में। 2 यूनिट में से पर यूनिट की कैपेसिटी कितनी है? 660 मेगावाट। पहले यूनिट का इनॉग्रेशन हाल ही में भारत के पीएम के द्वारा किया गया। सेकंड क्वेश्चन, यमुना जल पाइपलाइन परियोजना किन 2 राज्यों के बीच बनाई जाएगी? यमुना नदी के पानी को डाइवर्ट करने के लिए स्पेशली राजस्थान में यमुना जल पाइपलाइन परियोजना को बनाया जा रहा है हरियाणा और राजस्थान के मध्य में। काफी पुराना एक एग्रीमेंट था वैसे यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेस काफी कम थे तो राजस्थान को अभी तक ये पानी नहीं दिया जा सका था। इसीलिए अब हरियाणा और राजस्थान में यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि हरियाणा पाइप के माध्यम से राजस्थान को 1119 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल सप्लाई करेगा। देखिए, वैसे तो राजस्थान में यमुना नदी का बहाव क्षेत्र देखने को नहीं मिलता, लेकिन यमुना के जो उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए यमुना का पानी दिया जा रहा है राजस्थान को। तो राजस्थान को ये जो पानी पाइप के माध्यम से सप्लाई किया जाएगा, हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज जो कि यमुना पर बनाया गया है, यहां से सप्लाई किया जाने वाला है। देखिए, पाइपलाइन की लोकेशन, जो पाइपलाइन के माध्यम से पानी भेजा जाएगा, तो हरियाणा और राजस्थान के मध्य में इसका निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज से यह पानी आएगा पाइप के माध्यम से और राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, वैसे तो हर साल जो पानी राजस्थान को दिया जाने वाला है इस डील के तहत, वो 1119 मिलियन क्यूबिक मीटर है। 1119 एमसीएम पानी दिया जाएगा राजस्थान को। इसमें से 577 एमसीएम पानी जुलाई से अक्टूबर मंथ में, क्योंकि बारिश का टाइम पीरियड होता है तो यमुना में पानी का फ्लो अच्छा रहता है, तो इस समय में ऑलमोस्ट आधा पानी राजस्थान को दे दिया जाएगा और बाकी जो बचता है वो पूरे साल भर सप्लाई किया जाएगा। पानी कहां से आएगा? हथीनी कुंड बैराज से, जो कि हरियाणा में यमुना पर स्थित है। बजट है टोटल 11,320 करोड़ रुपए का। ये जो पूरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, 11,320 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इसमें से राजस्थान का कंट्रीब्यूशन होगा 216 करोड़ रुपए का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है,
1994 में यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था राजस्थान, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मध्य में। यमुना का पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन राज्यों के मध्य में, इस पर सहमति बनी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से राजस्थान में यमुना का बहाव क्षेत्र नहीं, बाकी राज्यों में तो है तो उनको तो मिल जाता है, लेकिन राजस्थान में क्योंकि यमुना का बहाव क्षेत्र नहीं है और कोई ऐसी सिस्टम भी नहीं था कि राजस्थान तक पानी पहुंचाया जा सके, तो अब पाइपलाइन प्रोजेक्ट को एग्रीमेंट किया गया है और अब इसका निर्माण किया जा रहा है। तो राजस्थान को इस एग्रीमेंट के तहत 1119 एमसीएम पानी एलोकेट किया गया था, लेकिन दिया नहीं जा पा रहा था। और 577 एमसीएम पानी जो मानसून सीजन में दिया जाएगा, ये पहले से डील हो चुकी थी, लेकिन 1994 से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण राजस्थान को ये पानी नहीं मिल पाया अभी तक। राजस्थान में यमुना का बहाव क्षेत्र नहीं है, लेकिन राजस्थान के जो शेखावटी रीजन के एरिया है, जैसे चूरू, झुंझुनू, शिखर, है ना, ये भारी यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा संकट है। आपको पता है मारवाड़ तरफ राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में वैसे ही पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसीलिए राजस्थान को एग्रीमेंट के तहत यमुना के द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है। यमुना की 2 फेज में दिया जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। यमुना की अगर हम बात करते, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है, उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और ये बहते हुए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तक आती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर। ऑलमोस्ट 1376 किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। यमुना तो गंगा की सहायक है, लेकिन अगर हम यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना की सहायक नदियों में हिंडन, टोंस और हनुमान गंगा देखने को मिलती है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से देखने को मिलेगी गिरी, बघेन, ताबी, चंबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, सिंध, बेतवा और केन, ये सब यमुना की सहायक नदी है। इनमें से ये 4 नदियां मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और उत्तर की ओर बहते हुए ये यमुना में जाकर मिलती। तो ये है यमुना और उनकी ट्रिब्यूटरी। यहां पर याद रखिएगा कुछ नदियां ऐसी है जो डायरेक्ट यमुना में नहीं मिलती, चंबल में मिलती है और फिर चंबल आगे जाके यमुना में मिल जाती है, तो ट्रिब्यूटरी। ठीक है, समझ में आया होगा, यमुना के बारे में भी यहां पर हमको पता चला। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप 11,000 जीएस के 1 लाइनर यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ये 1 लाइनर अवेलेबल है, क्योंकि देखिए जीएस जो वनडे एग्जाम वाले स्टूडेंट होते हैं ना, जीएस के पोर्शन में काफी दिक्कत होती है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप जीएस के लिए पर्टिकुलर इस 11,000 जीएस 1 लाइनर को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीएस का पोर्शन यहां से कवर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है और दोनों की ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। काफी नॉमिनल प्राइस में अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेरी है आपकी तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस ई बुक की, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सारे जीएस के 1 लाइनर यहां पर कवर करवाए गए हैं, तो आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करके इसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे आएंगे। ट्रैक पैसेज, जहां पर हाल ही में 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, यह किन 2 क्षेत्रों के बीच में या कहां पर स्थित है, किन 2 के मध्य में स्थित है? ड्रैक पैसेज, इसकी बात करें तो इसकी लोकेशन हमको देखने को मिलती है अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के मध्य में। मैप देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। देखिए आपको यहां पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा, ये अगर हम रीजन देखते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ओके, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के और दक्षिण में आते हैं, महाद्वीप के दक्षिण में, तो ये ड्रैक पैसेज नाम का आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है। यहीं पर हाल ही में 7.5 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया था, जिसके कारण, बहुत बड़ा भूकंप है तो यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिली है। इसके कारण जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी एरिया, जैसे अर्जेंटीना जैसे देश है, इनके दक्षिण में अभी एडवाइजरी जारी की गई है, चेतावनी जारी की गई है कि भाई यहां से आपको सुनामी भी देखने को मिल सकती। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और इधर आप और दक्षिण में जाएंगे तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलेगा, अंटार्कटिक पेनिसुला देखने को मिलेगा इस तरफ आपको, और इन दोनों के बीच में है ड्रैक पैसेज, एक वाटर बॉडी है। तो यहीं पर
7.5 मैग्नीट्यूड का हाल ही में भूकंप आया था। अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं, देखिए अगर हम ड्रेक पैसेज को देखते हैं तो इसके उत्तर में हमको एक केप हॉर्न नाम का प्लेस देखने को मिलेगा। आपको पता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है ना, वो केप हॉर्न के नाम से जाना जाता है। तो ये ड्रेक पैसेज के उत्तर में है। और अगर दक्षिण में जाएंगे तो साउथ सैल्टलैंड आइलैंड, जो कि हमें अंटार्कटिका के उत्तर में देखने को मिलता है। आपको शायद यहां पर वर्ड नहीं दिखेंगे, पर मैं आपको बताता हूं, एक ये प्लेस और एक ये प्लेस, ठीक है, कैप हॉर्न और इधर साउथ शैटलैंड आइलैंड जो कि अंटार्कटिका का, इसके बीच में देखने को मिलेगा डार्क पैसेज, सॉरी ड्रेक पैसेज। और अगर हम पूर्व और पश्चिम में वाटर बॉडी देखते हैं तो पूर्व में ये आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन का दक्षिणी हिस्सा, और पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन का दक्षिणी हिस्सा। तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में, और महाद्वीप या आइलैंड की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और इधर ये अंटार्कटिका के बीच में स्थित है ड्रेक पैसेज। तो यहीं पर हाल ही में भूकंप आया था। इस प्लेस का नाम एक सर फ्रांसिस ड्रेक ने, क्योंकि इस प्लेस की या वाटर बॉडी की खोज की थी, तो उसी के नाम पर इसे नाम दिया गया है ड्रेक पैसेज का। ठीक है, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है और ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि पर्टिकुलर ये वाटर बॉडी किस लोकेशन पर देखने को मिलेगी। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका के बीच में हमको ड्रेक पैसेज देखने को मिलेगा। ओके, आगे आ जाएं। भारत ने ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई है। वर्तमान में भारत में कितनी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम साइट अवेलेबल है? तो ये कंफ्यूज करेगा थोड़ा, आपको ध्यान से सुनना। देखो, साइट का दर्जा दिया जाता है केसी साइट, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसको साइट का दर्जा दिया जाता है। अब ऐसे सिस्टम को भारत में प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका कंजर्वेशन करने के लिए नेशनल पॉलिसी को बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने। वैसे ये एक इंटरनेशनल, जो आप वर्ड देख रहे हैं ना, एक इंटरनेशनल साइट होती है, इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दी जाती है। आगे बताऊंगा मैं आपको। ऐसी इंडिया में 3 साइट है वर्तमान में। कितनी? 3। पूरा समझो क्या है। देखिए, इंडिया में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल जो जितने भी काम होते हैं ट्रेडिशनल तरीके से जहां पर खेती की जाती है, बहुत ही पुरानी इतिहास में जो दर्ज हो, है ना, बहुत ही पुराना जिसका हमें डेटा देखने को मिलता है, चाहे वो कहीं से भी देखने को मिले, और आज तक ऐसी एग्रीकल्चरल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को आज भी अपनाया जा रहा है, तो इसको एक साइट का दर्जा दिया जाता है। ऐसा जो ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, पारंपरिक तरीका है खेती करने का, किसानी करने का, और ये बहुत ही यूनिक होता है, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो इसे दर्जा दिया जाता है, ऐसी जो एग्रीकल्चर पद्धति है, जो कृषि पद्धति है, उसे ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम का दर्जा दिया जाता है। तो ये दर्जा कौन देता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, इंटरनेशनल बॉडी है। ओके, तो एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कि इसी संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। अगर कोई ऐसा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का तरीका है जो कि बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है और बहुत प्राचीन है, तो उसको एक हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी जाती है। तो मान्यता देने के बाद क्या होगा, उसे कंजर्वेशन करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, फंडिंग की जाएगी, और लोगों को, आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में प्रेरित किया जाएगा कि आप भी ऐसी कृषि पद्धति को अपनाओ। तो एक इंटरनेशनल तरीका है, एक इंटरनेशनल साइट के रूप में यह मान्यता दी जाती है। इंडिया का नहीं है ये, लेकिन अब इंडिया ने भी नेशनल पॉलिसी अनाउंस की है कि भाई हम भी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम को संरक्षित करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है ना? तो आई होप समझ पाए होंगे। अब इंडिया में 3 ऐसी साइट्स हैं। कौन कौन सी? कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर चलता है ओडिशा में, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। फिर कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम, ये केरल में चलता है।
इसको भी साइट के रूप में मान्यता है। और एक सैफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, कश्मीर में जो सैफ्रॉन की खेती की जाती है ट्रेडिशनल तरीके से प्राचीन काल से करते हुए आ रहे, तो इसको भी इस साइट का दर्जा दिया गया है ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम साइट का दर्जा। ठीक है, आई होप समझ पाए होगे। इंटरनेशनल प्रोग्राम है किसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। डन। तो 2002 में इस प्रोग्राम को वैसे अनाउंस किया गया था, लेकिन 2005 में ऑफिशियली इसे लॉन्च किया गया पहली बार। 29 देशों में 99 सिस्टम है जिनको इस साइट के रूप में घोषित किया गया, इंडिया में 3 है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है उसने अब नेशनल पॉलिसी लॉन्च की है इन साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसी कोई साइट है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का तरीका है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अभी 19 अगस्त को यह अनाउंस किया गया था। समझ गए होंगे, आई होप इंपॉर्टेंट था, सारी आपको चीजें समझ में आ गई कि ऐसी साइट को कंजर्वेशन किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा और इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया। अब यहां पर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, दुनिया में भूख पर काम करती है, हंगर पर काम करती है और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काम करती है। 16 अक्टूबर 1945 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। 195 कंट्रीज इसके मेंबर है और क्यू डोंग्यू जो कि चाइना से आते हैं वो डायरेक्टर जनरल है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे आएंगे। अलग राज्य टिपरा लैंड की डिमांड किस राज्य में की जा रही है? इंडिया का पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य त्रिपुरा, यहां की एक बोल सकते हैं संस्था है, एक पार्टी है जो कि एक अलग टिपरा लैंड की डिमांड कर रही है, जो कि त्रिपुरा से ही अलग होकर बनाया जाए, ये इस पार्टी का कहना है। कौन सी पार्टी है? तो इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, इसने क्या किया है, त्रिपुरा का स्टेटहुड डिमांड डे मनाया है 23 अगस्त को, आज के दिन ये मनाएगी स्टेटहुड डिमांड डे। अब ये जो पार्टी है, वैसे तो ये त्रिपुरा में बीजेपी का अलायंस ग्रुप है ना, हालांकि इसके बाद सीट एक आधी है पर ये अलायंस है बीजेपी का। ये काफी समय से डिमांड कर रही है कि त्रिपुरा से अलग करके हमको एक टिपरा लैंड नाम का प्लेस दो। वहां की जो लोकल जनजाति है ना, जो वहां के समुदाय है, उनके लिए ये टिपरा लैंड की डिमांड कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि काफी समय से बाहर के लोग आकर त्रिपुरा में काफी बस गए। अब बाहर के लोगों के आने के बसने के कारण त्रिपुरा की जो मूल कम्युनिटी है, जो वहां की जनजाति समुदाय है, उनको अपना अधिकार खतरे में दिखाई दे रहे हैं, उनको अपनी जमीन, लैंड, एग्रीकल्चर सब खतरे में दिखाई दे रहा है। तो वो वहां के स्थानीय लोग भी डिमांड कर रहे हैं और उनके बिहाफ पर डिमांड कर रहा है इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कि त्रिपुरा से अलग करके टिपरा लैंड नाम का प्लेस दो। देखिए, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया है ना, ट्राइबल्स सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं वहां पर, जो जनजाति कम्युनिटी काफी देखने को मिलती है, और उनको ऑटोनॉमी देने के लिए वहां पर एक कानून जैसा चलता है, एक सिस्टम चलता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसे कहा जाता है एडीसीस। ओके, तो ये क्या बनाई जाती है, और ये त्रिपुरा में जो ट्राइबल्स रिलेटेड एरिया है ना, उसमें डिसीजन मेकिंग का काम करती है। इनके पास पावर से काफी सारी पावर है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास, कि ये जो जनजाति समुदाय हैं पूर्वोत्तर भारत के, उनके लैंड, एग्रीकल्चर है ना, उनके हितों से संबंधित सारे डिसीजन ले सकती है और इनको कई सारे पावर है। अब त्रिपुरा में जो ऐसी संस्था काम करती है ना, इसके लिए उसे कहा जाता है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये त्रिपुरा में इस बॉडी को कहा जाता है। अब त्रिपुरा के जो मूल निवासी है, वहां की जो कम्युनिटीज है, उनका और इस पार्टी का कहना है कि जहां जहां पर त्रिपुरा में इस काउंसिल के डिसीजन लागू होते हैं, उस क्षेत्र को अलग करके आप टिपरा लैंड नाम का प्लेस बना लो और हमको एक अलग राज्य दो। आपको पता है जो ये संस्था है ना त्रिपुरा में, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके जो डिसीजन है, जो भी इसके पावर्स है ना, वो त्रिपुरा के 68% हिस्से पर लागू होते हैं, और इन 68% हिस्से में 1/3 पॉपुलेशन निवास करती है त्रिपुरा की।
तो यहां से हटाकर टिपरालैंड की ये डिमांड कर रहे हैं पर्टिकुलर पार्टी और उनके अंडर में जो कम्युनिटीज है वो सब वहां के मूल निवासी। 1901 में देखिए कारण भी है क्योंकि देखिए त्रिपुरा में 1901 में आदिवासी आबादी आधे से ज्यादा थी, 53% ऑलमोस्ट, लेकिन अब ये घट के हो गई है ऑलमोस्ट 29% तक, क्योंकि बाहर के लोग आकर बस गए। तो इनकी डिमांड है कि भाई अब हमको अलग एक टिपरा लैंड नाम का प्लेस दे दो। ठीक है, तो अगर अगर हम ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करते हैं तो केवल ट्राइबल एरिया में 68% क्षेत्र में इसके पावर्स हैं, ये सारी चीजें लागू कर सकता है। जो ट्राइबल्स मैटर होते हैं उन पर डिसीजन ले सकता है, लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, कस्टम, इसको पावर है, राज्य सरकार के द्वारा ही दी जाती है, समझिएगा। राज्यपाल को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है ये जो संस्था है। तो त्रिपुरा की पार्टी और वहां के जो मूल निवासियों का कहना है कि आप जो 68% एरिया है जहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के डिसीजन लागू होते हैं उनको अलग करके एक अलग टिपरा लैंड नाम का हमको प्लेस दो। हालांकि ऑब्वियस सी बात है ये डिमांड मानी नहीं जाएगी और ठीक है, लेकिन राज्य सरकार जनजाति कम्युनिटीज के हितों के लिए काम कर सकती है, उसके लिए अगर कर पाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हितों के लिए काम करेंगे, सब जुड़ के रह पाएंगे। चलिए आगे आते हैं। भारत की किस फिल्म को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है? बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यहां पर स्क्रीनिंग के लिए भारत की एक फिल्म को चुना गया है जिसका नाम है शेप ऑफ मोमो। आंसर सी, शेप ऑफ मोमो। इसकी जो डायरेक्टर है ना वो त्रिवेणी राय है। ठीक है, ये सिक्किम से बिलोंग करती है, त्रिवेणी रॉय, और इनके द्वारा बनाई गई है फिल्म शेप ऑफ मोमो। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2025 में स्क्रीनिंग के लिए इसे सिलेक्ट किया गया। एक महिला की कहानी है, अगर इस मूवी की बात करते हैं शेप ऑफ मोमो की, तो एक महिला की कहानी है जो कि कहीं बाहर काम करती है, लेकिन उसके घर के जो पुरुष सदस्य है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद केवल घर में महिला सदस्य बचती है। तो ये अपनी जॉब छोड़कर वापस अपने घर आती है और उनके लिए कमाती है, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि भाई सबको कमाना पड़ेगा और सभी महिलाओं को जो घर की है उनको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। तो उनको फिर ये ट्रेन करती है। तो इस तरीके से कहानी देखने को मिलती है शेप ऑफ मोमो की। तो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए ये मूवी सिलेक्ट की गई है। अच्छा, जो कैटेगरी है ना विजन सेक्शन कैटेगरी, ये थोड़ी सी अलग है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। विजन सेक्शन कैटेगरी में ऐसी एशिया की मूवीज को चुना जाता है जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के द्वारा बनाई गई हो, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। ओके, और एक नई प्रकार की कोई सोच को दर्शाती हो, एक नया प्रकार का विजन दर्शाती हो मूवी, तो ऐसी मूवीज को चुना जाता है। तो ये बहुत ही रेयर होता है कि इसमें इंडिया की कोई मूवी पहुंचे। तो विजन सेक्शन कैटेगरी में इंडिया की मूवी पहुंची है स्क्रीनिंग के लिए, शेप ऑफ मोमो, त्रिवेणी राय जो कि सिक्किम से आती है, इनके द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है। ठीक है, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अच्छा, बुसान कहाँ का शहर है? साउथ कोरिया का। तो साउथ कोरिया में आयोजित किया जाने वाला एक फिल्म फेस्टिवल है, एशिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में गिना जाता है। शुरुआत 2025 में 17 से लेकर 26 सितंबर तक नेक्स्ट मंथ आयोजित किया जाएगा और पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1996। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, साउथ कोरिया। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ अब किस टेस्ट की शुरुआत की है? जितने भी बीसीसीआई खिलाड़ी चुनती है ना क्रिकेट में, है ना, उनके लिए एक टेस्ट होता है फिटनेस के लिए, योयो टेस्ट। फिटनेस के अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, उनको फिटनेस को चेक किया जाता है। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि इस योयो टेस्ट को किया कैसे जाता है ना, रनिंग कराई जाती है, जंपिंग कराई जाती है, चेक किया जाता है और बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर है। तो योयो टेस्ट है, बस इतना याद कर लो कि खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट के लिए होता है क्रिकेट में और बीसीसीआई करवाती है। अब एक और टेस्ट को मान्यता दी है बीसीसीआई ने जिसे ब्रोंको टेस्ट नाम दिया जाता है, ब्रोंको टेस्ट। तो ये शब्दावली से क्वेश्चन हमको एग्जाम में आ सकते हैं कि योयो टेस्ट या ब्रोंको टेस्ट किस खेल से संबंधित शब्दावली है। तो ये दोनों टेस्ट होते हैं क्रिकेट में। अभी इंडियन टीम के जो कोच है ना गौतम गंभीर, इन्होंने ब्रोंको टेस्ट को भी लागू किया है, अनाउंस किया है कि इंडियन टीम में प्लेयर की फिटनेस को चेक करने के लिए अब योयो टेस्ट के अलावा ब्रोंको टेस्ट भी किया जाएगा।
प्लेयर की फिटनेस को मेजर करने के लिए एक प्रकार का टेस्ट है। और ब्रोंको टेस्ट में देखा जाता है कि प्लेयर का स्टेमिना और उसका फिटनेस लेवल कितना ज्यादा है ना। एक प्रकार का हाई इंटेंसिटी टेस्ट है। प्लेयर्स का स्टेमिना, गति और VO2 मैक्स यहां से पता चलता है। VO2 मैक्स का मतलब होता है कि एक्सरसाइज करते समय वो कितनी ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहा है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा यूज कर रहा है मतलब वो ज्यादा फिट है, और ऑक्सीजन को कम ऑब्जर्व कर रहा है, कम ग्रहण कर रहा है, तो मतलब वो फिटनेस लेवल कम है ना। तो ये एक टेस्ट है, ब्रोंको टेस्ट, जो कि किया जाता है मापने के लिए जितने भी प्लेयर्स है उनकी फिटनेस को, इसको अभी मान्यता दी गई। तो अब दो टेस्ट हो जाते हैं क्रिकेट में जो कि फिटनेस को मापेंगे सभी खिलाड़ियों की, योयो टेस्ट और ब्रोंको टेस्ट। ठीक है, तो क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है दोनों ही। हाल ही में नासा ने यूरेनस का नया चंद्रमा या मून खोजा है। अब यूरेनस के कितने मून हो गए हैं टोटल? तो नासा ने, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, इसने यूरेनस के नए मून को हाल ही में खोजा है, मान्यता दी है, और इसको मिलाकर अब यूरेनस के टोटल 29 मून हो गए। यूरेनस सूर्य से अगर हम दूरी के क्रम में देखें तो सेकेंड लास्ट प्लेनेट है, सातवां ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में देखें, है ना। यूरेनस के बाद आता है सबसे आखिरी नेपच्यून। तो नासा ने जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसके माध्यम से यूरेनस का एक नया मून खोजा है, और इसको नाम दिया गया है S2025U1, क्योंकि 2025 में खोजा गया इसलिए 2025। ठीक है, U1 इसको नाम दिया गया है। इसके खोजे जाने के बाद अब यूरेनस के टोटल 29 मून हो गए। जैसे सौर मंडल में अगर हम वर्तमान में देखें, हमारे सोलर सिस्टम में हमको 8 प्लेनेट देखने को मिलते हैं। कभी 9 हुआ करते थे, लेकिन जो प्लूटो है उसको, क्योंकि जो ग्रह की डेफिनेशन होती है, प्लेनेट की डेफिनेशन होती है, उससे बाहर कर दिया गया था, क्योंकि डेफिनेशन को पूरा नहीं कर पा रहा था, और इसको बोना ग्रह घोषित कर दिया गया था प्लूटो को। तो प्लूटो बाहर हो गया और अब हमारे पास ग्रह हैं सौर मंडल में 8। 2006 में प्लूटो को प्लेनेट की लिस्ट से बाहर किया गया था, ये ईयर याद रखना, पूछा जाता है। अब 8 ग्रह में से मरक्यूरी, विनस, अर्थ और मार्स, इन्हें कहा जाता है इनर प्लेनेट, सूर्य से सबसे नजदीक वाले। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें आउटर प्लेनेट के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून किसके? तो सबसे ज्यादा मून है वर्तमान में सैटर्न के 274। सेकंड नंबर पर आता है जुपिटर, बृहस्पति 97 मून आते हैं। मर्क्यूरी और विनस के पास अभी तक मून नहीं खोजा गया है। अर्थ के पास केवल एक मून है, अपना चंद्रमा, और फिर ये अदर हैं। इतना ज्यादा याद कर पाओ तो यहाँ पे पॉज करके देख लेना। अदरवाइज सबसे ज्यादा सैटर्न 274, सेकेंड लार्जेस्ट जुपिटर 97, सबसे कम ना जिसके पास है ही नहीं मर्क्यूरी और विनस, और अर्थ के पास है एक। मार्स के पास 2 हमें मून देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में तीसरी बार लगातार किसे चुना गया है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में बॉक्सिंग खेलों को गवर्न करने वाली नेशनल बॉडी। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले भी संस्था काम करती थी, लेकिन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2016 में अस्तित्व में आया था। तीसरी बार लगातार इसके प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है अजय सिंह को। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। यह है अजय सिंह, तीसरी बार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं, लगातार तीसरी बार। और इनके अलावा प्रमोद कुमार को सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया। तो केवल आपको प्रेसिडेंट याद करने पड़ेंगे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट अजय सिंह। बॉक्सिंग को गवर्न करने वाली नेशनल बॉडी है, इसके पहले चलती थी इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन भारत में बॉक्सिंग के लिए भारत की गवर्निंग बॉडी थी, लेकिन 2014 में फिर नाम भी इसका चेंज हुआ, और 2014 में फाइनली इसे सस्पेंड कर दिया गया था, जो आखिरी संस्था थी। और इसके सस्पेंड के बाद 2016 में बनाया गया बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 2016 में हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और अध्यक्ष बने हैं लगातार तीसरी बार अजय सिंह। लास्ट क्वेश्चन, स्वराज पाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? स्वराज पाल ये भारत के बहुत ही फेमस एक बिजनेसमैन और एक समाज सेवी थे।
वैसे वर्तमान में विदेश में इनका निवास था। तो एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन और समाज सेवी स्वराज पाल, जिनका निधन हो गया है हाल ही में। ये हैं स्वराज पाल, ठीक है। 94 वर्ष की आयु में, क्योंकि एज ज्यादा थी तो इनका निधन हो गया। इंडियन ओरिजिन के ये वर्तमान में ब्रिटिश नागरिक थे, मतलब ब्रिटेन की इनके पास सिटीजनशिप थी, पर इंडियन ओरिजिन के थे। पंजाब राज्य से ये बिलोंग करते, पंजाब के रहने वाले थे। 1983 में समाज सेवा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, इसके कारण इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। क्योंकि पद्म भूषण दिया जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्वराज पॉल। 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, बिजनेसमैन और समाज सेवी। सिटीजनशिप ब्रिटेन की और भारत में पंजाब से ये संबंधित थे। 2008 में ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का ऊपरी हाउस, ऊपरी सदन, उसके डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, है ना। उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के रूप में भी इन्होंने काम किया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब इनका निधन हो गया, स्वराज पॉल। तो यहां पर हमारे 23 अगस्त के करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए। कल के सेशन के करंट अफेयर हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज जैसा कि हम रोज डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं। लोकसभा में पारित ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत किन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये प्रतिबंध लगा है हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स पर। आंसर सी। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने। चर्चा में रहा लिपुलेख दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ेगा इंडिया और चाइना को। हाल ही में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, यह परीक्षण किस राज्य से किया गया? तो यह परीक्षण किया गया ओडिशा में, चांदीपुर फायरिंग रेंज पर। पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो फुटबॉल का अवार्ड है, पहले खिलाड़ी बने हैं जिनको 3 बार ये अवार्ड दिया गया, मोहम्मद सलाह, इजिप्ट के फुटबॉलर। अन्न चक्र टूल जिसे भारत में अभी 30 राज्यों और यूटी में लागू किया गया है, इससे कब लॉन्च किया गया था? अन्न चक्र टूल को लॉन्च किया गया था इंडिया में 2024 में। पीडीएस सिस्टम को स्मूथ बनाना इसका उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? तो यह परशुरामपुरी किया गया है। 28वीं नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाने वाला है। चर्चित 1200 मेगावाट कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसे बनाया जा रहा है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ये सारे करंट अफेयर हो गए, कल के सेशन के रिवाइज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लें कल का। विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो ये निक्रोम मेटल का बना होता है, विद्युत हीटर जो रहता है उसका तार। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित, और ब्लड जो क्लॉटिंग है वो जमने में जो विटामिन सहायक है वो है विटामिन के, रक्त का थक्का जमने के विटामिन के जरूरी होता है। तीनों क्वेश्चन यहां पर आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सेकेंड, प्रसिद्ध अर्थशास्त्र नामक बुक को किसने लिखा है? और कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में? तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा बिना गूगल किए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। और कोई भी आपका ओपिनियन है तो आप कमेंट कीजिए। आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए। और कुछ ऐड ऑन करना आपको ऐसा लगता है कि करंट अफेयर में ये ऐड ऑन करना चाहिए, कुछ और एडिशनल चीजें ऐड ऑन करना चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट देखता हूँ। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट करो, वहां पर मिल जाएगी। चलिए कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।